हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CMA US पार्ट 1 के सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ में। इस वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज उसको एक्चुअली में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी पर्पस। एक बार मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ये दर्शाता है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का प्राइमरी पर्पस क्या है, मतलब किस कारण से उसको बनाया जाता है। आइए देखते हैं। पहले तो आप अपने दिमाग में सोचो कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्यों बनाया जाता है? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को पता करने के लिए। इनमें से किसी भी ऑप्शन में कैश इनफ्लो आउटफ्लो दिख रहा है? यस, ऑप्शन बी में दिख रहा है। एक बार ऑप्शन बी पढ़ते हैं। टू रिपोर्ट अ कंपनीज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पीरियड। तो ये हमारा है ऑप्शन बी। तो क्या ऑप्शन बी सही आंसर है? यस। क्यों? क्योंकि क्या करता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से हमें यही पता चलता है कि क्या कैश आया, क्या कैश गया, और वो जो सारे कैश की गतिविधियां होती हैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब हम देखते हैं कि हमारा बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है। ऑप्शन ए, टू रिपोर्ट अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मतलब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट के बारे में तो बात करें, क्योंकि बैलेंस शीट क्या होती है? एट अ पॉइंट इन टाइम। ऑप्शन सी, टू रिकंसाइल द बिगनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेस ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी का ये काम है। ऑप्शन डी, टू रिपोर्ट द आइटम्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉट इंक्लूडेड इन नेट इनकम। मतलब जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का आइटम है जो नेट इनकम में नहीं आया है उसको रिपोर्ट करने के लिए। तो क्या ये आंसर सही है? ऑब्वियसली नहीं। तो क्लियरली ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। Moving on to the next question. The statement of cash flow classifies all cash flows into which three categories? Operating, investing, financing. ये तो बच्चे को भी पता होगा। तो obviously ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड एक्चुअली में कभी कभी होता है कि एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं जो 5 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। Moving on to the next question. Which of the following is the best definition of a cash equivalent for purpose of the statement of cash flows? अगर आपको याद होगा तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, कोई एक ऐसी चीज़ जो इतने आराम से कैश में कन्वर्ट हो जाए, इतने ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए कि मतलब हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, बहुत ही आराम से मार्केट में जाके हम उसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो होता है कैश इक्विवेलेंट। आइए ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शन ए, एनी मार्केटेबल सिक्योरिटी रिगार्डलेस ऑफ इट्स मैच्योरिटी डेट। मतलब कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी रिगार्डलेस, मतलब बिना उसके मैच्योरिटी डेट के बारे में फिक्र किए हुए। क्या कैश इक्विवेलेंट ये होता है? नहीं। कैश इक्विवेलेंट वो होता है जो कि बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाए, ये बहुत आराम से हम उसको लिक्विड करवा सके। लिक्विड कराना मतलब बहुत आराम से कैश में कन्वर्ट कर सके। ऑप्शन बी, अ शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट इज रेडिली कन्वर्टेबल टू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड इज सो नियर दिस मैच्योरिटी दैट इट प्रेजेंट्स इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है? यस। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है ऑप्शन? एक शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो बहुत आराम से कन्वर्ट हो सकता है कैश में, और इस एंड इज सो नियर टू मैच्योरिटी, मतलब बहुत जल्दी वो कन्वर्ट होकर कैश में बदलने वाला है। सो दैट इट प्रेजेंट्स इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, मतलब जिसके चेंज इन वैल्यू में, मतलब उसका जो भी हम बेचने के बाद हमें पैसा हो मिलेगा उसके वैल्यू में ज़्यादा चेंज ही नहीं आएगा। तो क्या ऑप्शन बी करेक्ट है? यस। आइए देखते हैं ऑप्शन सी और डी करेक्ट इनकरेक्ट क्यों है। ऑप्शन सी, एनी इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। मतलब कोई एक ऐसी इक्विटी सिक्योरिटी जो हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेके रखे हुए हैं। तो क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जो इक्विटी सिक्योरिटीज होती है ना, इनका जो प्राइस है, जो शेयर्स का प्राइस है, आपको भी पता है कि कितना वॉलेटाइल होता है, मतलब बहुत जल्दी ऊपर नीचे जाता है। तो हमें कैश इक्विवेलेंट वैसा होता है कि जिसके प्राइस में चेंजेस जो है ना उतना रिस्की नहीं होता है। ऑप्शन डी, अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद एन ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 18 मंथ्स। एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जिसका मैच्योरिटी 18 महीने है। 18 महीने मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा साल ड्यूरेशन है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है ना कि जनरली बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, साल भर के अंदर 3 महीने 6 महीने में हो जाता है। तो इसीलिए बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है।
Moving on to the question number 4. Which of the following statements about the direct and indirect methods of preparing the operating activity section of the statement of cash flows is correct? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इसमें से सही है. ऑप्शन ए, द इनडायरेक्ट मेथड रिपोर्ट्स द मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसिप्ट्स एंड ग्रॉस कैश पेमेंट. जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें क्या रिपोर्ट होता है कि सारे जो भी ग्रॉस कैश रिसिप्ट और ग्रॉस कैश पेमेंट. क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है? नहीं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना ये डायरेक्ट मेथड के बारे में बात कर रहा है, इनडायरेक्ट मेथड के बारे में नहीं बात कर रहा है. ऑप्शन बी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड इज यूज्ड. यस, मतलब क्या कह रहा है ऑप्शन कि भले ही हम चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करें या इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो यूज करें, दोनों सिचुएशन में जो नेट कैश फ्लो होगा, जो हमें फाइनल कैश फ्लो मिलेगा, वो सेम रहेगा. तो क्या ये ऑप्शन सही है? यस, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपको भी पता है कि चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करें, आंसर सेम ही आना है. तो ये ऑप्शन सही हो गया. ऑप्शन सी और डी रॉन्ग क्यों है? ऑप्शन सी, द डायरेक्ट मेथड बिगिंस विद नेट इनकम एंड एडजस्ट फॉर नॉन कैश आइटम. डायरेक्ट मेथड किससे बिगिन होता है? नेट इनकम एंड एडजस्ट फॉर नॉन कैश आइटम. ये गलत है. क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, ये जो बात कर रहा है ये इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्ट मेथड में नहीं. ऑप्शन डी क्या है? अ कंपनी यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज अ रिकंसिलिएशन ऑफ नेट इनकम टू नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये गलत है, क्योंकि अगर कंपनी डायरेक्ट मेथड यूज कर रही है तब भी कंपनी को क्या है कि एक रिकंसिलिएशन जैसा स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, जिसमें ये दिखाएंगे कि नेट इनकम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैसे रिलेट करता है. तो इस वजह से ऑप्शन बी बहुत आराम से सही आंसर हो गया. Coming to the question number 5. Which of the following would not be classified as an operating activity on the statement of cash flow? इनमें से कौन से आइटम को हम लोग एज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे नहीं दिखाते हैं एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? अच्छा, ऑप्शन ए, मतलब देखो पहली बात तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जनरली वो चीज़ें आती हैं जो इनकम स्टेटमेंट पे आती हैं. तो ये देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट पे आती है. तो क्या कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, सेल्स करने से जो पैसा आएगा, क्या वो इनकम स्टेटमेंट पे आएगा? येस, इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ सेल. देन बी, कैश पेड टू एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज को पैसा दिया, सैलरी दिया, क्या ये हमारे रिकॉर्ड होगा एज अ दिस क्या बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट पे? येस, वो एज अ सैलरी एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा. तो ए और बी तो नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का. ऑप्शन सी क्या है कि कैश पेड टू परचेज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, कोई ज़्यादा चीज़ में पैसा डालने के लिए आप कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट है ये, तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा. क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? फॉर इक्विपमेंट्स. देन ऑप्शन डी, कैश पेड फॉर इनकम टैक्सेस, कैश पेड फॉर इनकम टैक्सेस कहाँ जाता है? ये भी हमारा इनकम स्टेटमेंट में जाता है. तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में जाती है वो क्या होगी? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी. जो चीज़ इनकम स्टेटमेंट में नहीं जा रही है वो जनरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आती है. सो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इसीलिए ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर. Coming to the question number 6, under US GAAP, cash dividends paid to a company's own shareholder are classified as an. अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड जो होता है, डिविडेंड जो हमारा रिसीव्ड होता है वो कहाँ जाता है? डिविडेंड रिसीव्ड हमारा जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड नहीं, सॉरी ये डिविडेंड पेड है, सॉरी डिविडेंड पेड. तो कैश डिविडेंड पे किया, यानी कि हमारे ये कहाँ जाएगा? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा. डिविडेंड पेड कहाँ जाता है? हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा. ऑपरेटिंग में नहीं जाता है, इन्वेस्टिंग में नहीं जाता है, हमेशा कहाँ जाता है? हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है. Question number 7. Under US GAAP, how are interest paid and interest received classified on statement of cash flows? तो क्या होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये दोनों कहाँ पे जाता है? ये दोनों जाता है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये हमारे इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में नहीं जाता. वहीं अगर डिविडेंड रिसीव्ड है तो डिविडेंड रिसीव्ड हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, बट डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा. पहले वाला क्वेश्चन भी हमने इससे पहले देखा, वो डिविडेंड पेड था तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा. ओके. Question number 8. When using the statement of cash flows to evaluate a company's ability to continue funding its operations without relying on additional external financing, the most relevant section to examine is. अच्छा, जब हमें ये एनालाइज करना है कि
हमारा जो कंपनी है वो अपने ऑपरेशंस को फंड कर पा रही है या नहीं बिना किसी बाहर के फाइनेंसिंग पे डिपेंड हुए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इतना इनफ पैसा है कि हम क्या कर पा रहे हैं, बिना बाहर के फाइनेंसिंग लिए हम अपने आप को अपना कैश जनरेट कर पा रहे। तो वो कहाँ से पता चलेगा? इट विल बी नोन फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ना ही इन्वेस्टिंग से आएगा ना ही फाइनेंसिंग में आएगा, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? इट इज फ्रॉम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, बाहर से आया हुआ होता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question 9. Larkspur Incorporation's controller is preparing the statement of cash flows using the direct method and has listed the following cash inflows for the period. Collections from customer for goods sold, proceeds from sale, ये क्या निकालना है? Report cash flow from operating activities. चलो कैलकुलेटर खोलते हैं और साथ साथ में ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में चलो सब चीज़ डायरेक्टली लेते हैं। तो सबसे पहले कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स फॉर गुड्स सोल्ड, तो ये कहाँ जाएगा? ये हमारा क्वालिफाई करता है एज अ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑपरेटिंग, तो 1,80,000। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, ओरिजिनल कॉस्ट इज $50,000 विच वॉज सोल्ड फॉर 50,000। अच्छा, ये जो हमारा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये जो हमारा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये क्या है? ये एक तरह का क्या है? ये हमारा क्या है? दिस इज अ सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी विच इज़ अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये एक हम अपना जो इन्वेस्टमेंट को इसको बेच रहे हैं एट एन एक्सेस कॉस्ट, ये कहाँ जाएगा? ये भी हमारा इन्वेस्टिंग में जाएगा, ये हमारे ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। देन प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ एडिशनल कॉमन स्टॉक, मतलब हमने कॉमन स्टॉक इशू किया, हमने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, तो क्या ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है? नहीं, तो ये कहाँ जाएगा? ये हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। Moving on to the question number 10. Which combination correctly describes the effect of credit card interest incurred and paid during the period on the company's retained earnings and its statement of cash flow? तो हमारा किस में आएगा? सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि जो क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट पे करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ऑन द कंपनीज रिटेन्ड अर्निंग्स एंड इट्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा, जो कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे आएगा। तो सबसे बड़ी बात, अगर हमारा क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जब हम क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होगा? इनकम स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड होगा। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कहाँ जाता है? हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स पे जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नेट इनकम कम हुआ तो हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम होगा। तो हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स डिक्रीज हो रहा है, यानी नंबर 1 शुड डिक्रीज। तो ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर क्या पूछ रहा है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कहा जाएगा? तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जो भी हमारा इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में जाता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो, एक चीज़ फिगर आउट अगर हो जाती है ना, जैसे मान लो आप क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो एग्जाम में कि कैसे पता करें इसमें, जैसे रिटेन्ड अर्निंग वाले में कुछ लोग फंस जाएंगे ना, तो एक चीज़ देखो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा? भाई क्रेडिट कार्ड में तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एक तरह से ये समझो क्रेडिट कार्ड से जब तुम पैसा लेते हो तो वो एक तरह का लोन ही है, और उस लोन पे जब इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो कहाँ जाता है? वो कहाँ जाएगा? वो हमारे इनकम स्टेटमेंट पे जाता है, और हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में दिमाग लगाना है। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब उसमें जो भी अर्निंग हम रिटेन करके रखते हैं, यानी जो भी इनकम हम डिविडेंड के जैसे नहीं बांटते हैं, बचा के रखते हैं, उसको हम वहाँ पे रखते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट होगा? तो वहाँ से वो कनेक्ट करना है कि नेट हमारा क्या है? एक्सपेंस बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, नेट इनकम कम हुआ, नेट इनकम कम हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गया। इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ coming to the next question. Under the indirect method, the depreciation expense is, अच्छा, जब अभी तक हम लोग डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन कर रहे थे, अब इनडायरेक्ट मेथड आ गया। इनडायरेक्ट मेथड में जो हमारा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम नेट इनकम में वापस ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। भाई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पे हम वही सारे खर्चे दिखाते हैं ना जिसके लिए हमने एक्चुअली में कैश लिया या दिया, बट हमारा नेट डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन के लिए तो कुछ कैश गया आया ही नहीं, तो हम उसको क्या करते हैं? उसको ऐड बैक कर देते हैं अपने नेट इनकम में। तो वो क्या होता है? एक वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है जो कि हमारे नेट इनकम को रिड्यूस करता है, तो इसीलिए उसको ऐड बैक करते हैं सो दैट हमारा नेट इनकम वापस सही उस पर आ जाए। आओ देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
ऑप्शन ए, डिडक्टेड फ्रॉम नेट इनकम बिकॉज इट रिड्यूसेस कैश, दस डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट्स आर कैश, नहीं हमारा कैश को नहीं इम्पैक्ट करता है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, added back to net income because it is a non-cash expense that reduce the net income but did not use the cash, क्या ये सही आंसर है? यस, क्यों? क्योंकि हम ऐड बैक करते हैं, क्योंकि एक नॉन कैश एक्सपेंस है और हमारा नेट इनकम रिड्यूस कर रहा है, जबकि एक्चुअली में कैश बाहर गया ही नहीं, तो यही गलत सही आंसर है। ऑप्शन सी और डी गलत क्यों? आओ देखते हैं। इग्नोर्ड बिकॉज इट डज नॉट अपीयर ऑन द इनकम स्टेटमेंट, एकदम गलत। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ एक्सपेंस ऑन इनकम स्टेटमेंट। फिर ऑप्शन डी, रिपोर्टेड एज एन इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो, क्या ये एक इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो है? नहीं, एकदम नहीं, ये बिल्कुल भी एक इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आइटम नहीं है। Moving on to the next question. Under indirect method, again on sale of equipment reported in net income should be, अच्छा एक गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट रिपोर्टेड इन नेट इनकम। अच्छा, जब क्या होता है ना कि आप कोई भी इक्विपमेंट बेच रहे हो, कोई मशीनरी, कोई लॉन्ग टर्म असेट बेच रहे हो और उस पर आपको फायदा होता है, आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? आप अपने इनकम स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड करते हो, आप अपने इनकम स्टेटमेंट में मतलब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। बट ये क्या है ना कि ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन है, तो इसका कहाँ पे हमने इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? इसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और हम इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी गेन हो रहा है ना, उसको हम क्या करते हैं, हम अपने नेट इनकम से रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट आया या गया या जो भी कैश आया या गया वो सिर्फ पता रहे, तो वो कहाँ जाएगा? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो इसीलिए हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटा देते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो हमारा एक्चुअल में सेल अमाउंट होता है वो हम सिर्फ दिखा देते हैं, जिसमें गेन हमारा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आओ देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए, एडेड टू नेट इनकम इन दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन, तो क्या हम इसको नेट इनकम में ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन में? नहीं। ऑप्शन बी, डिडक्टेड फ्रॉम नेट इनकम इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन बिकॉज द रिलेटेड कैश प्रोसीड्स आर रिपोर्टेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यस हम इसको नेट इनकम में से रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इससे जो रिलेटेड कैश प्रोसीड्स है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? वो हम ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन सी, इग्नोर्ड इंटायरली सिंस इट डज नॉट इफेक्ट कैश, क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि भले ही हमारे कैश पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली में जो हमारा कैश आया वो हमें बढ़ा हुआ कैश मिला, हमें फायदा हुआ उससे, तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन डी, एडेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश इनफ्लोज, क्या हमें वहां पे इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है? नहीं ऐड करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्चुअल में जिस वैल्यू पे हमने मशीन को सेल किया, जिसमें ऑलरेडी प्रॉफिट का वैल्यू एडेड है, वो हम ऑलरेडी उसको वहां पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। फाइन। Moving on to the next question. Question number 13. Under the indirect method, a loss on sale of a plant asset would be. अभी इसके ऊपर वाले में हमने गेन देखा, इसमें क्या है? लॉस के बारे में। तो गेन के केस में हम क्या कर रहे थे? रिड्यूस कर रहे थे। लॉस के केस में क्या करेंगे? लॉस के केस में ऐड बैक कर देंगे इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन। तो ऑप्शन ए हमारा देखने से ही सही आंसर हो गया, और बाकी ऑप्शन हमारे अननेसेसरी, मतलब ऑप्शन डी तो एकदम यूजलेस है। एडेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या ये सेंस बनाता है? नहीं, क्योंकि प्लांट असेट तो फाइनेंसिंग में जाता ही नहीं है। ऑप्शन सी, इग्नोर्ड बिकॉज लॉसेज डू नॉट अफेक्ट कैश फ्लो, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन बी, रिड्यूस फ्रॉम नेट इनकम इन दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन, क्या ये सही है? नहीं, ये भी नहीं सही है। Moving on to the question number 14. Under the indirect method, an increase in accounts receivable during the period should be. अच्छा, अगर आपको याद होगा हम लोग जब पढ़ रहे थे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो उसमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि हमारा जब असेट में ना इंक्रीज़ या जो डिक्रीज़ होता है ना, हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो असेट इंक्रीज़ ये ऐसे क्यों हो रहा है? वेट, आई जस्ट सो बेसिकली ये करेंट असेट है, ठीक है। अब क्या होता है? डिक्रीज, हाँ, अब हमारा अगर करंट असेट इंक्रीज हुआ, जितने वैल्यू से इंक्रीज हुआ उतने वैल्यू को हम माइनस कर देंगे फ्रॉम माय नेट इनकम, फ्रॉम आर नेट इनकम। और अगर
अगर वो इंक्रीज़ हुआ, अगर वो डिक्रीज़ हुआ, अगर वो डिक्रीज़ हुआ तो हम क्या करेंगे, हम उसको ऐड बैक कर देंगे टू आर नेट इनकम। इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वाले चैप्टर में। एंड फॉर करेंट लाइबिलिटीज़ व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? फॉर करेंट लाइबिलिटीज़ दिस विल बी जस्ट द ऑपोजिट। करेंट लाइबिलिटीज़ में क्या होगा, करेंट लाइबिलिटीज़, इसका जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इसको कर रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, वो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला का। आपको ये मैं समझा चुकी हूँ तो ये एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि हम लोग जब भी इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट असेट में इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, फ्रॉम आर नेट इनकम वी विल रिड्यूस दैट अमाउंट. If current asset is decreasing, so the decreased amount we will add it back. If current liability is increasing, that same amount we will add to net income. If current liability is कुछ तो मैंने यहाँ पे गलत किया है, हाँ ये मैंने गलत लगा दिया, हाँ सॉरी, हाँ इफ़ करंट लाइबिलिटी इज़ डिक्रीजिंग तब क्या होगा, हमारे नेट इनकम में से हम उसको रिड्यूस कर देंगे. तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना. इसके बेसिस पे अब हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. यूजिंग द अंडर द इनडायरेक्ट मेथड एंड इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी. इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब करंट असेट इंक्रीज हो रहा है, इसको हमें क्या करना चाहिए, माइनस फ्रॉम आर नेट इनकम. ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या इसके पीछे लॉजिक है. क्यों? क्योंकि एन इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने जितना रेवेन्यू है उससे ज़्यादा एक्चुअली में क्या है, कैश कलेक्ट कर चुके हैं. ठीक है, क्या है कि हमारा जितना रेवेन्यू है उससे ज़्यादा जितना एक्चुअली कलेक्टेड, क्या बोल रहा है, मीन्स द कंपनी रिकॉग्नाइज मोर रेवेन्यू दैट इट एक्चुअली कलेक्टेड इन कैश. मतलब कि जितना हमारा एक्चुअली में क्या बोलते हैं कैश कलेक्ट हुआ है उससे ज़्यादा हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हैं. तो हमें सिर्फ कैश एक्चुअली में जानना है कि हमारा कैश का कितना आया गया. तो इसीलिए जो हमारा एक्सेस इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल है, यानी कि जिसका हमने माल बेच दिया बट हमें उसका पैसा नहीं मिला है, तो हमें उसको रिड्यूस कर देना चाहिए क्योंकि हमें एक्चुअली में कैश कितना आया वो रिकॉर्ड करना है. Coming to the question number 15, under the indirect method a decrease in inventory during the period should be. मतलब indirect method, जो एक direct method है एक indirect method होता है, तो जो indirect method है of cash flow उसमें decrease in inventory, again ये वाला notes खोलो, decrease in inventory will be what, will be added back. हमारे net income में उसको add back कर देंगे. ऑप्शन ए करेक्ट है. क्यों? क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी ने ज़्यादा सामान बेच दिया जितना उससे खरीदा था, जितना उसने खुद प्रोड्यूस किया था, जिससे कि क्या हुआ, जिसके पास वजह से बेचने से हमारे पास जो भी कैश बंधा हुआ था ना, वो कैश हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया उस इन्वेंट्री को बेचने से. तो इसीलिए हम उसको नेट इनकम में ऐड कर देते हैं. Moving on to the next question. Under the indirect method, an increase in accounts payable during the period should be. Indirect method में an increase in accounts payable. Accounts payable क्या है? Current liability. Current liability अगर बढ़ रही है तो हम उसको क्या करते हैं, is added back. क्यों? क्योंकि increase in accounts payable का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने गुड्स या सर्विस खरीद लिया, अपना सर्विस या तो क्रेडिट पे या तो जिसका अभी भी हमने कैश नहीं पे किया है, तो हमने उस इनकम को तो रिकॉग्नाइज कर लिया है, मतलब उस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन हमने उसके साथ का कैश फ्लो नहीं रिकॉग्नाइज किया. मतलब कैश तो बाहर गया नहीं बट उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया. तो इसीलिए कैश गया नहीं बाहर बट ऑलरेडी एक्सपेंस है, तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे टू नलिफाई द इफेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 से थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं. लेट्स ओपन आवर कैलसी विद अस. ओके,
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ब्रैमफील्ड कंपनी रिपोर्ट्स नेट इनकम ऑफ $4,20,000 फॉर द ईयर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके अलावा क्या दिया हुआ, डेप्रीसिएशन दिया है, गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया है, इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल दिया है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया है, डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल दिया है, इंक्रीज इन अक्रूड लायबिलिटी दिया है। ये पूछ रहा है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा। एक टिपिकल इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है जो आप बहुत आराम से एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो भी मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह दिया या जो भी मैंने आप लोगों को ये भी दिया था, मेरे को याद है जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी उस वक्त मैंने आप लोगों को ये भी दिया था, एक चीट कोड दिया था कि कैसे असेट और लाइबिलिटी का हमें याद रखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला लाइन आइटम क्या होता है, नेट इनकम। तो हम अपने नेट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 65,000। क्या डेप्रीसिएशन एक्चुअली में कैश बाहर गया है, नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, वापस ऐड बैक कर देंगे। इसको हम वापस क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। फिर गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा, ये गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो जिस प्राइस पे हमने इक्विपमेंट को बेचा वो हम ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18,000। अब इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या है, करंट एसेट है। करंट एसेट बढ़ा तो उससे अमाउंट से क्या कर देंगे, उस अमाउंट में से हम इसको रिड्यूस कर देंगे। फिर डिक्रीज इन इन्वेंट्री, करंट एसेट डिक्रीज हुआ तो हम उतना अमाउंट को क्या कर देंगे, उतने अमाउंट को हम ऐड कर देंगे। फिर डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल। अब अकाउंट्स पेबल क्या है, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो उतना अमाउंट से हम अपने नेट इनकम को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर इंक्रीज इन अक्रूड लाइबिलिटी। अक्रूड लाइबिलिटी 6,000 से बढ़ा तो हम उसमें क्या कर देंगे, उतना ही अमाउंट ऐड कर देंगे। तो 444,000, 4,44,000 ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अंडर द इनडायरेक्ट मेथड द अमोर्टाइजेशन ऑफ अ प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेएबल शुड बी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स हैव अ लुक कि पहली बात तो अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स प्रीमियम क्या होता है। पहली बात तो ये होता है ना कि बॉन्ड्स प्रीमियम वो होता है कि जब हम बॉन्ड्स एक तरह का होता है कि जब कंपनी को पैसा लोन चाहिए होता है तो वो लोगों से पैसा ले लेती है, उसके बदले में कागज़ का टुकड़ा देती है जिसको बॉन्ड्स कहते हैं। तो वो जो बॉन्ड की होती है ना, एक वैल्यू होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जितना उस कागज़ की वैल्यू होती है उससे ज़्यादा पैसा कंपनी जो है लोगों से ले लेती है, तो उस जो ज़्यादा पैसा ली रहती है उसको प्रीमियम कहते हैं। तो वो जो प्रीमियम अमाउंट होता है ना उसको हम अमोर्टाइज करते हैं, मतलब कि हम उसको साल दर साल जितना वो बॉन्ड की ड्यूरेशन होती है, जितने समय का वो बॉन्ड होता है उतना हम उसको अपने इनकम स्टेटमेंट पे रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, अब भाई बॉन्ड है तो हमने पैसा लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देंगे। तो हमने ज़्यादा पैसा लिया है ना, तो हम जो इंटरेस्ट अमाउंट भी जो हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे ना वो उसमें से कम होता जाएगा। तो क्या हो रहा है कि हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है। तो हमारा जब इंटरेस्ट एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा ना कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जब हमारा रिड्यूस हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे कि दैट शुड बी डन व्हाट, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम माय नेट इनकम। हम इसको अपने नेट इनकम में से रिड्यूस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है कि भाई हम अपना इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट कम कर रहे हैं, जबकि हमारा एक्चुअल अमाउंट मान लो 100 होना चाहिए, बट हमने बॉन्ड अमोर्टाइजेशन की वजह से उसमें से 10 कम कर दे रहे हैं तो 90 हो जा रहा है। तो हम क्या कर दे रहे हैं कि 90 हमारा हो गया, तो 100 होना चाहिए था बट हम अपना 90 ही एज एन एक्सपेंस दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इनकम बढ़ता जा रहा है। इनकम क्या हमारा ओवर स्टेट होना चाहिए, नहीं, तो हमें इनकम को फाइन करना, तो हम इसीलिए क्या कर देंगे, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम माई नेट इनकम। क्वेश्चन नंबर 19। Under the indirect method, an impairment loss on goodwill recognized during the year should be। indirect method में जो impairment loss on goodwill है, मतलब जब goodwill का value में decrease आता है तो उसको हम impairment loss कहते हैं और उसको हम recognize करते हैं as an expense on my income statement। So it is similar to my depreciation expense जिसमें actually में cash बाहर नहीं गया but हम उसको as a loss recognize करते हैं। तो क्या cash actually में बाहर गया है, नहीं, it is like a depreciation, it has the same nature as of a depreciation expense, so it should be done what, it should be added back to my net income. So that's why option A is the correct answer.
Now, next question. Question number 20. Crest Hill Company owns 30% of Ashworth Incorporation and accounts for investment using the equity method. During the year, Crest Hill recognized 85,000 of equity income from Ashworth, its share of Ashworth's net income, but received only 20,000 in cash dividend from Ashworth. Under the indirect method, what adjustment should Crest Hill make to net income to arrive at cash flow from operating activity? अच्छा, मैं क्रेस्ट हिल हूँ, एक इंसान हूँ, एक कंपनी हूँ, मैं किसी दूसरी कंपनी का 30% का ओनरशिप है मेरे पास. अब जब उसमें उसको प्रॉफिट हुआ, उसका जो इक्विटी इनकम हुआ वो मेरा कितना हुआ, 85,000 मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया. बट मेरे को एक्चुअली में डिविडेंड कितना मिला, मेरे को एक्चुअली में डिविडेंड मिला सिर्फ 20,000 का. राइट, मेरे को एक्चुअली में डिविडेंड मिला सिर्फ 20,000 का. तो मैंने क्या किया ना, इनडायरेक्ट मेथड में मैं इस एडजस्टमेंट को कैसे दिखाऊंगी. अच्छा, मैंने 85,000 प्लस कर दिया, बट क्या मेरे को एक्चुअली में 85,000 मिला? नहीं, मेरे को तो सिर्फ मिला 20,000. तो यानी 85,000 में से सिर्फ 20,000 मिला है. जो 65,000 मेरा एक्स्ट्रा है उसको मेरे को डिडक्ट करना चाहिए ना. राइट, सो देयर शुड बी अ फाइनल डिडक्शन ऑफ 65,000. लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन ए, डिडक्ट 85,000 एंड ऐड बैक 20,000. हाँ, ये भी सही है. क्यों? क्योंकि हम पहले 85,000 कम करें, बट 20,000 जो कैश मिला है उसको ऐड कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक नेट डिडक्शन कितना आएगा, 65,000 का आएगा. तो बस यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 21. Under the indirect method, on increase in our deferred tax liability during the year should be. deferred tax liability क्या है? current liability. current liability increase हुई तो उसको क्या करते हैं, added to the net income. क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होगी, जो हमारा इनकम टैक्स है इनकम स्टेटमेंट पे, वो हमारा जो एक्चुअली में जो हमने कैश टैक्स पे किया है उससे ज़्यादा है. तो क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारा नेट इनकम है ना, वो नेट इनकम जो है उसकी वजह से हमारा जो कैश फ्लो है वो हमारा क्या होता है, कम होता है, अंडर स्टेटेड होता है उतने अमाउंट से. इसीलिए हमें उतना अमाउंट को वापस ऐड बैक कर देना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. Under the indirect method, an increase in prepaid insurance during the period should be. Very simple. Prepaid insurance is a prepaid expense. Prepaid expense is a current asset. If the current asset is increasing, तो क्या करते हैं हम, current asset increase हो रहा है तो हम उसको decrease करते हैं. क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने जो भी ये सारा expense है इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी पे कर दिया है. ठीक है, मतलब इसके ये क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस मीन्स द कंपनी पेड कैश फॉर कवरेज दैट हैज नॉट येट बीन एक्सपेंस, सो मोर कैश वॉज यूज्ड दैन नेट इनकम रिफ्लेक्ट्स एंड इंक्रीज मस्ट बी डिडक्टेड. मतलब कि ये हमारा एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस है जो कि हमने अभी तक एक्सपेंस नहीं किया है, जबकि ज़्यादा कैश इन्वॉल्व हो चुका है, ज़्यादा कैश यूज़ हो चुका है, जितना भी नेट इनकम दिखा रहा है उससे ज़्यादा. तो इसलिए ये इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, इंक्रीज इन असेट शुड बी वॉट, इट शुड बी रिड्यूस्ड. नाउ question number 23. Which of the following items included in net income would require no adjustment when reconciling the net income to net cash flow from operating activities under the indirect method? indirect method में क्या करते हैं कि हम भाई net income से cash flow from operating activity calculate करते हैं. तो indirect method में क्या करते हैं कि सबसे पहली बार depreciation expense है, तो क्या हम इसको अपना पहले तो ये समझना है कि कौन सा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जब हम net income से cash flow from operating activity calculate करते हैं. तो क्या depreciation expense है? हाँ, हम इसको एडजस्ट करते हैं क्योंकि हम इसको ऐड बैक करते हैं. देन गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, क्या हम इसको करते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं नेट इनकम से क्योंकि ये ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा चुका है. ऑप्शन सी, कैश सेल्स रेवेन्यू फॉर द पीरियड फुली कलेक्टेड इन कैश विद नो रिसीवेबल क्रिएटेड. तो क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, क्योंकि क्या ये कैश सेल्स है और ये ऑलरेडी इसकी वजह से कोई रिसीवेबल तो क्रिएट हो ही नहीं रहा है. तो ये क्या एक तरह का एडजस्टमेंट होगा? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एज अ सेल रिकॉर्ड हो चुका है और ये ऑलरेडी नेट इनकम में रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो this is not a particular adjustment. Then option D, an increase in account receivable. Increase in account receivable क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? Yes, increase in a current asset will be what? It will be subtracted from my calculation. तो ये भी ऑप्शन नहीं है. Question number 24. Delmore Corporation reports net income of $310,000 for the year. नेट इनकम इतना है जिसमें डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन हमारा दिया हुआ है, स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन दिया हुआ है जो कि एक नॉन कैश है वो, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया है, डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल दिया है, इंक्रीज इन इनकम टैक्स पेएबल दिया है. तो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा?
चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले नेट इनकम हमारा दिया हुआ है, नेट इनकम हमारा ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन दिया हुआ है। तो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये क्या है, इसको हमें वापस ऐड बैक कर देना चाहिए, इसको हम ऐड बैक करेंगे। फिर स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन जो कि नॉन कैश है, तो इसको क्या है, हमें इसको भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है जिसको हम ऑलरेडी एज एन एक्सपेंस दिखा चुके हैं, तो इसको भी हमें क्या करना चाहिए, इसको भी हमें वापस ऐड बैक कर देना चाहिए। फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या ये एक्चुअल में लॉस है, नहीं, और मतलब है भी तो अगर, तो ये हमें कहाँ रिकॉर्ड होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, तो हम इसको वापस क्या करेंगे, इसको हम वापस ऐड बैक कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री को क्या करते हैं, असेट इंक्रीज हुआ तो उसको हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, तो हम इस अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे। फिर उसके बाद डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ तो हम वापस क्या कर देंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल क्या है, हमारा असेट है। फिर इंक्रीज इन इनकम टैक्स पेएबल 4000, अच्छा इंक्रीज इन इनकम टैक्स पेएबल मतलब क्या है कि इनकम टैक्स हमारा क्या है, एक तरह का हमारा लाइबिलिटी है, तो हमारा जब लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो हम उसको भी क्या करेंगे, उसको भी हम इसमें ऐड बैक कर देंगे, राइट। तो हम इसमें भी इसको हम ऐड कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया 3,85,000 विच इज़ माई नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके गाइज, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है कि सिक्योर कॉर्पोरेशन, पहली बात तो इतना लंबा क्वेश्चन है, तो ऐसे लंबे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है कि लास्ट लाइन पढ़ लो, व्हाट इज सिक्योर्स नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर। तो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या होता है, कितना नेट कैश आ रहा है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग सारी चीज़ों को ना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज़ इस पर ध्यान देना, जिसमें ये क्वेश्चन हम आराम से समझेंगे, एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में दिया है नेट इनकम दिया है, तो क्या नेट इनकम हमारे इनडायरेक्ट मेथड में जब नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है उसके लिए यूज़ होती है, यस हम उसमें यूटिलाइज करते हैं, तो हम 95,000 इंक्लूड कर लेते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है गाइस, प्लीज ध्यान से समझना कि ड्यूरिंग द ईयर ओल्ड इक्विपमेंट विद अ कॉस्ट ऑफ 40,000 एंड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 34,000 वाज सोल्ड फॉर कैश एट अ गेन ऑफ 6,000। ठीक है, ये इतना इन्फॉर्मेशन पहले दिया, ये इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से अपना कैलकुलेटर और ये खोल लेती हूँ। ठीक, अब देखो 34,000 जिसका बुक वैल्यू बचा है, बट जिसका कॉस्ट 40,000 है। अच्छा, कॉस्ट 40,000 है, बुक वैल्यू 34,000 है। आप ये देखो, ये मैंने ओल्ड इक्विपमेंट का नोट डाउन करके रखा है। कोई भी असेट का बुक वैल्यू रिड्यूस क्यों होता है, जब हम उसमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। तो 40,000 माइनस 34,000, 6,000 बचा, तो ये 6,000 को हम क्या करते हैं, इसको हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से रिमूव करते हैं। जब भी हम किसी असेट को बेच रहे हैं तो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें से हटाते हैं, तो यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा डेप्रिसिएशन फॉर लास्ट ईयर इज गिवन एज 45,000 एंड दिस ईयर इज 54,000। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या है, पहले तो ओपनिंग वैल्यू लेते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो इस साल का है वो ऐड करते हैं, उसमें से जो भी असेट हमने बेचा उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें क्लोजिंग डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाता है। तो सबसे पहली बात, ओपनिंग कितना है 45,000, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर दिया, फिर उसमें से 6,000 रिड्यूस कर दिया। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही तो हमें कैलकुलेट करना है, तो 6,000 उसमें से हमने रिड्यूस कर दिया, और फिर हमारा एंडिंग वैल्यू कितना दिया है 54,000। ये अच्छा 6,000 कहाँ से आया, ये 6,000 ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था जो असेट बेच रहे हैं उसका आया, एंड एंडिंग वैल्यू हमारा कितना आ गया 54,000। तो ये जब पूरे इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 15,000। Depreciation expense is a non-cash expense which should be what? Which should be added back, right? It should be added back.
तो हम इसको 15,000 को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ न्यू इक्विपमेंट वॉज परचेज फॉर 70,000। सेकेंड लाइन क्वेश्चन की बोल रही कि नया इक्विपमेंट परचेज किया, कितने का? 70,000 का परचेज किया। क्या इक्विपमेंट का परचेज हम इनकम स्टेटमेंट पे या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होता है? नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजलेस है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। सेकेंड, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद पढ़ते हैं सेलेक्टेड कंपैरेटिव बैलेंसेस आर एज फॉलोज। कुछ अकाउंट्स दिए जिनके बिगनिंग और एंडिंग बैलेंस दिए, जिसको कैलकुलेट करके हमें एडजस्टमेंट करना है। पहला अकाउंट रिसीवेबल दिया 28,000 पिछले साल, जिस इस साल क्या है उसका वैल्यू है 24,000। पिछले साल 28,000 था, इस साल 24,000 है। 4,000 डिक्रीज हुआ, अकाउंट रिसीवेबल 4,000 से डिक्रीज हुआ। हमारा असेट, करंट असेट डिक्रीज हो रहा है। करंट असेट डिक्रीज होते तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको वापस ऐड बैक कर देते हैं। कहाँ ऐड बैक करते हैं? हम उसको ऐड बैक कर देते हैं अपने नेट इनकम में। फिर इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री हमारा 60,000 लास्ट ईयर था और इस साल 68,000 है, मतलब इंक्रीज हुआ है। सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल को डिक्रीज करेंगे। सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल को हम पहले तो 4,000 डिक्रीज करेंगे, माइनस सॉरी यहाँ पे जाएगा, ये आ गया हमारा इतना। इसमें से हम अकाउंट रिसीवेबल को पहले तो डिक्रीज करेंगे। 4,000 का डिक्रीज है, सॉरी 4,000 का डिक्रीज तो ऐड बैक ही होगा ना, मैं ही गलत बोल रही हूँ। 4,000 के डिक्रीज को ऐड बैक कर देंगे। अब इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री हमारा कितना है? इन्वेंट्री हमारा 8,000 से इंक्रीज हुआ है, 68,000 इस साल बढ़ गया है। तो जब असेट, करंट असेट इंक्रीज होता है तो करंट असेट इंक्रीज को हम क्या करते हैं? करंट असेट इंक्रीज को हम यहाँ से रिड्यूस करते हैं, राइट। हम इसमें से रिड्यूस करेंगे कितना? 8,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज हुआ कितने से? अकाउंट्स पेएबल भी क्वेश्चन में दिया है कि पहले 15,000 था, फिर 12,000 हो गया। कुछ तो मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ किया, मैं फिर से करती हूँ। सबसे पहली बात तो हमारा 95,000 था, फिर इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से हम अपना डेप्रीसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, राइट। इसमें हम अपने डेप्रीसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, ओके। फिर अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज को हम हमारा क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे 4,000, ठीक है। फिर इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ, इन्वेंट्री इंक्रीज को हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री इंक्रीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,000, ठीक है। फिर हमारा अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज हुआ, अकाउंट्स पेएबल कितने से डिक्रीज हुआ? अकाउंट्स पेएबल हमारा 3,000 से डिक्रीज हुआ। फिर उसके अलावा और क्या है? अकाउंट रिसीवेबल हो गया, फिर हमारा इन्वेंट्री हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो फिर हमारा क्या बचा इसमें? हाँ, हमारा हमने क्या क्या कैलकुलेशन किया? लेट्स हैव अ लुक। हमने क्या क्या किया? 95,000 लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि सबसे पहली बात, जो ये हमारा गेन है, जो हमारा ये गेन पे हमने मशीनरी सोल्ड की, जो ये हमने 6,000 के गेन पे मशीनरी सेल ऑफ की फॉर कैश एट अ गेन ऑफ 6,000, ये गेन जो है ये हमारा नेट इनकम में इंक्लूडेड है। तो क्या ये गेन हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा? नहीं, वो गेन हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कैश प्रोसीड्स आएगा फ्रॉम द सेल ऑफ द इक्विपमेंट दैट विल बी रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये 6,000 का जो गेन है, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें रिड्यूस करना है। तो 97,000, 1,03,000 माइनस दिस कम्स टू, सॉरी मैं लेती हूँ इसको, इसमें से 6,000 रिड्यूस कर देंगे तो 97,000 विल बी माई कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जस्ट टू समराइज गाइज, नेट इनकम हमारा दिया था 95,000, हमने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लिया कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हमारा कितना है? 15,000 आया। कैसे कैलकुलेट किया? ओल्ड इक्विपमेंट जो सेल ऑफ हुआ है उसका हम डेप्रीसिएशन भी ऑलरेडी हमको रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम माई अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये रूल हमेशा याद रखना है कि कभी भी कोई असेट सेल ऑफ होता है तो उसका जो पूरा लाइफ टाइम में डेप्रीसिएशन रिकॉर्डेड है, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, वो हम पूरा रिड्यूस करेंगे, पूरा हम रिमूव करेंगे। कहाँ से रिमूव करेंगे? पूरा का पूरा हम रिमूव करेंगे फ्रॉम माई डेप्रीसिएशन अकाउंट, फ्रॉम माई अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो हमारा कितना बचा? हमारा बचा ये ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज़ बचा, जो हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में से जाना चाहिए। ये कैलकुलेशन है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हमने इस वजह से कैलकुलेट कर लिया 15,000। अब करंट असेट में इंक्रीज है, तो करंट असेट में इंक्रीज है, उसको डिक्रीज करेंगे नेट एसेट से, नेट इनकम से। करंट असेट में डिक्रीज है तो हम उसको ऐड बैक करेंगे।
करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज है उसको ऐड करेंगे नेट इनकम में, करंट लाइबिलिटी में डिक्रीज है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आया 97,000 एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ के रखना है, कभी भी एग्जाम में आए तो हमें डरना नहीं है, इसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। Coming to the next question, question number 26. Vireo Incorporation reports net income of $2.4 million for the year. Additional information और क्या दिया हुआ है, depreciation दिया हुआ है 8,50,000, gain from sale of land दिया हुआ है, increase in accounts payable दिया है, dividends paid दिया है, तो net cash provided by operating activity क्या होगा। चलो कैलकुलेटर अपना ओपन करते हैं, कैलकुलेटर अपना ओपन करके कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात नेट इनकम आया, नेट इनकम हमें दिया है 2.4 मिलियन। ठीक है, फिर नेट इनकम आया है, नेट इनकम दिया है, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन दिया है, डेप्रीसिएशन 8,50,000। तो डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस विच शुड बी एडेड बैक, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हमने ऐड बैक कर दिया। फिर गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड डिडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डिडक्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग विच शुड बी एडेड, लाइक क्यों, क्योंकि ये नेट कैश फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। तो गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड ये हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। देन इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल में इंक्रीज कितना है, 1,80,000। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल दैट इज इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी एडेड। तो ये हम ऐड करेंगे 1,80,000, तो हमने 1,80,000 इसको इंक्रीज किया, तो ये हमारा आया 3.3 मिलियन, 3.31 मिलियन। अच्छा, अब ये बताओ कि ये क्या नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक ये कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि डिविडेंड पेड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक विल गो वेयर, इट विल गो अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, बस ये ध्यान रखना कि डिविडेंड पेड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक विल गो इन द अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। Moving on to the next question. Which of the following is correctly excluded from the operating activity section when using the indirect method to reconcile net income to net cash flow from operating activities? अच्छा, कौन सा मतलब इसमें से करेक्टली एक्सक्लूड करना है, कहाँ से, ऑपरेटिंग सेक्शन में से, जब हम इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला डेप्रीसिएशन, विच ऑफ द करेक्टली व्हेन यूजिंग द, हाँ, पहला क्या, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, राइट, यस। फिर ऑप्शन बी, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक, क्या हम ये रिड्यूस करते हैं, नहीं, इसको तो हम नहीं हटाते हैं, तो इसको हम नहीं है, ये मेरा नहीं निकालते। फिर ऑप्शन सी, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ अ नॉन करेंट असेट, ठीक है, तो ये क्या है, हम इसको क्या अपना करेक्टली एक्सक्लूड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, यस, हम इसको करेक्टली एक्सक्लूड करते हैं हम, क्योंकि गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट असेट कहाँ दिखाते हैं, इट इज शोन अंडर दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर ऑप्शन ए, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है उसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं, क्यों, ऑप्शन बी को हम एक्सक्लूड करते हैं, डिविडेंड पेड नहीं है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है। फिर ऑप्शन डी, एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, क्या ये हम अपना इसमें फैक्टर इन करते हैं, यस, वी फैक्टर इन इट ओवर देयर, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी माय करेक्ट आंसर। ओके गाइज, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है, ये एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है जिसका बड़ा पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम ऑलरेडी पीछे एक पूरा फुल फ्लेजेड एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसमें एक ऑलरेडी ये कैलकुलेशन था, तो उसी का रिपीटिशन है, बट अगेन यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि accumulated depreciation had a balance of 2,10,000 at the beginning of the year and 2,55,000 at the end of the year. During the year with accumulated depreciation of 38,000 during the year equipment with accumulated depreciation of 38,000 was sold. ठीक है, एक असेट सोल्ड कर दिया, तो थिसल डाउन्स का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वुड बी एडेड बैक इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज क्या, तो ठीक है,
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हैड अ बैलेंस ऑफ 2,10,000, ठीक है। तो बिगनिंग दिया हुआ है, बिगनिंग इज 2,10,000। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, फिर माइनस डेप्रीसिएशन फॉर द असेट सोल्ड, क्योंकि जो असेट हम बेच रहे हैं उसका डेप्रीसिएशन हम निकाल देंगे और एंड में हमें क्लोजिंग वैल्यू मिल जाएगी। क्लोजिंग वैल्यू क्या है डेप्रीसिएशन की, 2,55,000, 2,55,000, राइट। नाउ अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हम जब इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, चलो कैलकुलेटर ओपन करके कैलकुलेट करते हैं। तो 2,55,000 2,55,000 में 38,000 ऐड कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे 2,10,000, तो ये हमारा आ रहा है 83,000 एज माई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। 83,000 विल बी द डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दैट शुड बी एडेड बैक टू माई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। ओके, moving on to the next question. The purchase of equipment for cash should be classified as purchase of equipment investing activity, long term asset खरीद रहे हैं investing activity में जाएगा। Then moving on to the next question, question 30, cash proceeds from the issuance of common stock should be classified as an issuance of common stock financing activity है, financing activity में जाएगी। Very simple straightforward question. Question number 31, which of the following correctly classifies the cash flow effects of a company's आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स पेबल, ठीक है। इसमें से क्या करेक्टली दिखा रहा है कि कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट होगा जब कंपनी का एक बॉन्ड्स पेबल का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बोथ द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब इंटरेस्ट जब पे करे और प्रिंसिपल जब पे करे तो कैसे एक्टिविटी में रिकॉर्ड होगा। ऑप्शन बी, द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो प्रिंसिपल का पेमेंट है क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, यस, और जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, गलत, उल्टा दिया हुआ है। ऑप्शन डी, बोथ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल भी नहीं। बॉन्ड्स पेबल तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता ही नहीं है, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है प्रिंसिपल पेमेंट, और इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। Then question number 32, the proceeds from the sale of the available for sale debt security should be classified on the statement of cash flow as what? तो proceeds from sale of this say available for sale debt securities ये कहाँ जाएगा, this will be recorded as under investing activity. Then coming to the question number 33, Kestrel Manufacturing acquired a warehouse by issuing a $500,000 long-term note payable directly to the seller. No cash changed hands. How should this transaction be reported on Kestrel's statement of cash flow? मतलब हमने एक warehouse खरीदा और warehouse खरीदने में हमने जो पैसे के बदले क्या दिया ना, एक note payable दे दिया, long-term note payable दे दिया, तो ना ही कोई कैश आया ना ही कोई कैश गया। तो क्या ये ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे रिकॉर्ड होगा? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। जब भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हमें ये डिटरमाइन करना है कि कोई ट्रांजैक्शन जाएगा या नहीं जाएगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये पहले तो कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश कोई ना आया ना गया, तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे नहीं जाएगा। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, एज अ 50,000 इन्वेस्टिंग आउटफ्लो एंड एज अ 500,000 इन्वेस्टिंग आउटफ्लो एंड अ 500,000 फाइनेंसिंग फ्लो। नहीं, ये नहीं इन्वेस्टिंग में जाएगा ना ही फाइनेंसिंग में जाएगा, क्योंकि कैश आया भी नहीं ना कैश गया ही नहीं। ऑप्शन बी, it should not appear within the body of statement of cash flow but must be disclosed separately as a significant non-cash investing and financing activity। तो क्या है कि पहली बात तो ये statement of cash flow की body में नहीं जाएगा, correct, but it should be disclosed separately as a significant non-cash investing and financing activity। Yes, this is the correct answer। क्योंकि क्या है कि भले ही हम इसको दिखा नहीं रहे हैं अपने वहाँ पे as an operating या उसमें activity में, but ये एक बहुत ही important
पेमेंट ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम अलग से डिस्क्लोज करेंगे अपना एज अ नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर. एज अ 500,000 ऑपरेटिंग आउटफ्लो, नहीं कोई कैश बाहर गया ही नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकता. ऑप्शन बी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एनीवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नहीं, दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, इट शुड बी डिस्क्लोज एनी समवेयर. Now मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं. क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है? हार्लो कंपनी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग फॉर द ईयर. परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट 1,80,000 कैश, ये नया इक्विपमेंट खरीदा 1,80,000 कैश में. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट दिया, परचेज ऑफ लैंड दिया है, एंड फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है. तो व्हाट इज हार्लोज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस क्या किया जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस वो सारी चीज़ें जाएंगी जो कि लॉन्ग टर्म असेट से रिलेटेड है, जो सिर्फ लॉन्ग टर्म असेट से रिलेटेड है. तो चलो देखते हैं. परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, नया असेट बाहर गया, तो जब हम ऐसे कैलकुलेशन, जब पहला आउटफ्लो होता है तो माइनस का साइन लगा के तब 1,80,000 मेंशन करेंगे. ओके, देन उसके बाद हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, ओल्ड इक्विपमेंट हमने बेचा, उससे हमें पैसा आया, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको हम ऐड करेंगे. फिर परचेज ऑफ लैंड, लैंड खरीदा कितने का? 90,000 का. तो लैंड खरीदा तो ये भी क्या हो गया? एक तरह का हमारा आउटफ्लो हो गया, तो इसको हम माइनस कर देंगे. फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पैसा आया फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम क्या करेंगे? 60,000 हम ऐड कर देंगे. तो समथिंग इज़ रॉन्ग, वेट जस्ट लेट मी. हाँ, तो सबसे पहले काम करते हैं ना कि आउटफ्लो और इनफ्लो को हम जो है सेपरेटली पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं. दैट इज़ बेटर एक्चुअली, व्हाट इज़ गिवन ओवर हियर. ऐसे डायरेक्ट कैलसी पे नहीं करते हैं. तो सबसे पहली बात हम अपना आउटफ्लोज लिख लेते हैं. तो मैं अपना खोल लेती हूँ नोट पैड. सॉरी, इसको नहीं बंद करना है मुझे, इसको मेरे को यहीं पे रखना है. ओके, हाँ, अब मैं आ जाती हूँ, मैं अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज पे आ जाती हूँ. ठीक है, तो अब मेरा आउटफ्लो मैं देखती हूँ. अब मैं अपना आउटफ्लो देखती हूँ, तो मेरा पहला आउटफ्लो क्या है, और मैं अपना इनफ्लो भी यहाँ पे लिखती हूँ. इनफ्लो और आउटफ्लो ऐसे करते हैं. वो मेथड सही नहीं था डायरेक्ट कैलसी पे, कभी कभी मिस्टेक हो जाती जैसे मेरे से हुई, तो आप भी एग्जाम में गलती मत करना. तो सबसे पहले क्या हुआ है? परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट. परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट क्या होगा? हमारा आउटफ्लो होगा, तो हम लोग इसको 1,80,000 यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, प्रोसीड्स यानी कि हमने पुराना इक्विपमेंट बेचा, उससे पैसा आया, तो ये कितना हुआ? 45,000. देन परचेज ऑफ लैंड, लैंड हमने खरीदा, तो इसमें क्या है? ये एक तरह का हमारा आउटफ्लो हुआ, तो ये हम अपना आउटफ्लो यहाँ पे ऐसे हम दिखा देंगे. 90,000 है ना. हाँ, फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा, तो क्या होगा? 60,000. ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना आया? 1,05,000 होगा. फिर उसके बाद 1,80,000 प्लस 90,000, 2,70,000. अच्छा, 2,70,000 मेरा आउटफ्लो हुआ और 1,05,000 मेरा इनफ्लो हुआ, तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं. इन दोनों का मैं डिफरेंस लेती हूँ. 2,70,000 माइनस 1,05,000 कितना आया? 1,65,000. 1,65,000 क्या है? हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है या इनफ्लो ज़्यादा है? आउटफ्लो ज़्यादा है. सो 1,65,000 इज़ क्या हुआ? इज़ माई आउटफ्लो. सो ये एक चीज़ ध्यान रखो कि हमारा कैश फ्लो में क्या होता है कि हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि कैश यूज्ड और कैश प्रोवाइडेड. कैश यूज्ड मतलब कि आउटफ्लो, कैश प्रोवाइडेड मतलब कि इनफ्लो. तो हमारा कैश यूज कितना? 1,65,000. ऑप्शन ए और डी दोनों में 1,65,000, बट हमारा कैश आउटफ्लो से हुआ, तो आउटफ्लो यानी कि यूज हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सर्टर इनकॉर्पोरेशन रिपोर्ट्स द फॉलोइंग फॉर द ईयर. प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, रीपर्चेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एंड कैश डिविडेंड्स पेड. प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक 1,20,000. सो व्हाट इज सर्टर्स नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी? उनका क्या है? नेट कैश प्रोवाइडेड बाय दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि कैश हमारा प्रोवाइडेड है, यानी अपने से कह रहा है कि इनफ्लो हुआ है. तो एक बार हम लोग यहाँ पे ना वैसे ही इनफ्लो और आउटफ्लो हम अपना लिख लेते हैं फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो आई क्लियर दिस ऑफ. हाँ,
फिर उसके बाद पहले दिया हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो यानी कि ये हमारा पैसा आया, ये हमारा इनफ्लो हुआ, ये हमारा पैसा आया, ये हमारा इनफ्लो हुआ। फिर उसके बाद रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, रिपेमेंट हमारा क्या होगा, रिपेमेंट हमारा होगा कि हमारा आउटफ्लो होगा, तो ये हमारा रिपेमेंट कितना हुआ 80,000। फिर रीपर्चेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, हमने अपना ट्रेजरी स्टॉक खरीदा, तो ये क्या होगा, ये हमारा पैसा जो है बाहर गया, तो पैसा हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक तरह से रीपर्चेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, दिस इज माय आउटफ्लो, तो आउटफ्लो मेरा कितना हुआ, आउटफ्लो मेरा हुआ 40,000। फिर उसके बाद कैश डिविडेंड पेड 60,000, डिविडेंड हमने पे किया, ये भी मेरा क्या हुआ, ये भी मेरा एक तरह का आउटफ्लो हुआ, तो आउटफ्लो मेरा कितना हुआ 60,000, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक हमने इशू किया तो उससे हमारा पैसा आया, कितना आया 1,20,000, ठीक है। तो अब इसको मैं टोटल करती हूँ तो ये आएगा 3,70,000, हाँ 3 लाख हमारा 70,000 इनफ्लो होगा। और अगर मैं आउटफ्लो को करूँ तो 80 + 40 1,20,000, हाँ 80 + 40 1,20,000, 1,20,000 + 60 1,80,000, तो हमारा इनफ्लो ही ज़्यादा हुआ, तो 3,70,000 माइनस 1,80,000, तो मैं यहाँ पे कैलसी पे एक बार कर लेती हूँ, 37 - 18, तो अपने को पता चल जाएगा 37 - 18 मेरे हिसाब से तो 19 होना चाहिए, हाँ देखा 1,90,000, 1,90,000 इज़ व्हाट, 1,90,000 इज़ माय नेट कैश प्रोवाइडेड, हमारे इनफ्लो ही कितना हुआ 3,70,000। तो कभी कभी आप देखो, सॉरी 1,90,000, आप देखो कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है कि मतलब आपको ये भी नहीं कैलकुलेट करना है कि ये कैश प्रोवाइडेड है या कैश यूज्ड है, इट इज़ क्लियरली सेइंग दैट इट इज़ कैश प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, और सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है, तो दिस वाज ईजियर क्वेश्चन एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। Then coming to the question number 36. Question number 36 is about using the direct method. Palermo Corporation reports the sale revenue of 8,50,000 for the year. तो sale revenue कितना है 8,50,000 दिया. Account receivable increased from this to this during the year. What is the amount of cash collected from the customer? अच्छा ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। पहले तो एक मैं इक्वेशन लिखती हूँ कि आपका सेल्स हुआ, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट करने का मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल, ओपनिंग प्लस सेल्स माइनस कैश कलेक्टेड, माइनस कैश कलेक्टेड विल गिव यू द क्लोजिंग AR, विल गिव यू द क्लोजिंग AR। तो इसको मैं ऐसे कर दूँ, इसका ये होगा क्रेडिट सेल्स, ये होगा मेरा क्रेडिट सेल्स, ठीक है। और ये जाएंगे तो ये होगा मेरा ओपनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, ये होगा मेरा ओपनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द कैलकुलेशन पार्ट। अच्छा हमारा ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, हमारा ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल दिया है कितना 60,000, ओके ठीक है। फिर हमारा क्रेडिट सेल्स कितना दिया हुआ है 8,50,000, 8,50,000। फिर माइनस कैश कलेक्टेड हमें पता नहीं है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे मैं बस CC लिख के छोड़ देती हूँ, कैश कलेक्टेड। और एंड में हमारा क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल कितना है, हमारा क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल है 95,000, 95,000। बस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो 60,000 प्लस 8,50,000 कितना हुआ 9,10,000, 9,10,000 राइट, हाँ 9,10,000, 9,10,000 माइनस 95,000, सो 9,10,000 माइनस 95,000, माइनस 95,000 ही तो होगा ना, हाँ माइनस 95,000, सो वी आर गेटिंग 8,15,000, 8,15,000, दैट इज़ हाउ वी गॉट द क्वेश्चन। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सा है कि हमारा ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल जब हुआ, और अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता कैसे, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता तभी है जब हमारा क्रेडिट सेल्स और होता है, जब हम उधारी पे पैसा बेचते हैं, और जब हमें कस्टमर से पैसा मिल जाता तो हम इसमें से रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल, क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल मिल जाएगा। तो बस वैसे ही कैलकुलेशन हुआ।
Moving on to the next question. Using the direct method, Oak Ridge Company reports cost of goods sold of 5,40,000. ठीक है, 5,40,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. इन्वेंट्री हमारा बढ़ा 25,000 से और अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हुआ 18,000 से. So what is the amount of cash paid to suppliers? This is an important question. This is an interesting question. इसको मैं कैसे करूँ, इधर कर देती हूँ. ठीक है, तो पहली बात तो एक चीज़ आप ये समझो, इसमें यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन वाला है ना, और ये वाला कैलकुलेशन है. ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे क्लियर ऑफ करती हूँ. तो सबसे पहली बात तो अगर हमें ये जानना है कि एक साल में परचेजेस कितने हुए, तो पहली बात तो हमने जितना माल बेचा, तो हमने जो माल बेचा उसको हम एज रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या तो एज अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ठीक है, तो वो हो जाएगा. उसके अलावा जो हमारा इन्वेंट्री में इंक्रीज़ हुआ, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा माल जो हमने खरीदा, तो प्लस इन्वेंट्री इंक्रीज. ठीक है, फिर कैश पेड टू सप्लायर्स, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, परचेजेस फॉर द पीरियड आ जाएगा. राइट, इससे हमारा क्या आ जाएगा, परचेजेस फॉर द पीरियड आ जाएगा. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द परचेजेस फॉर द पीरियड. तो परचेजेस फॉर द पीरियड कैसे आएगा, 5,40,000 प्लस आ जाएगा इन्वेंट्री में इंक्रीज़ कितना हुआ, 25,000. इन्वेंट्री में इंक्रीज़ हुआ 25,000, तो ये कितना आएगा, 5,65,000. तो ये हमारा एक साल का परचेजेस है. अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकाउंट्स पेबल डिक्रीज़ हुआ 18,000 से, तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश पेड टू सप्लायर्स. तो कैश पेड टू सप्लायर्स हमारा कितना होगा, परचेजेस प्लस डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल. भाई जितना पैसा हमने खरीदा, जितने का सामान हमने खरीदा और जो हमारा अकाउंट्स पेबल में डिक्रीज हुआ, उतना हमारा होगा क्या, हमारा उतना अमाउंट होएगा कि हमने जो है अमाउंट वो किया, पे किया. तो 5,65,000 प्लस हमने कितना पे ऑफ किया, 18,000. तो ये आएगा समवेयर 5,83,000. ठीक है, तो बहुत ही मतलब ये ना एक तरह से आप समझो कि कैश फ्लो का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट आप एक तरह से ये समझो कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कुछ नहीं पूछ रहे, बस ये एक बेसिक लॉजिक का क्वेश्चन है. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश पेड टू सप्लायर्स को कितना पैसा दिया गया. तो सबसे पहली बात क्या दिया है, डायरेक्ट मेथड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है हमारा, यानी कि हमने कितने का माल बेचा, तो वो हमारा पूरा का पूरा हो गया. फिर हमारा इन्वेंट्री कितने अमाउंट से बढ़ा, 25,000 से बढ़ा, तो यानी कि ये पूरा मेरा परचेजेस अमाउंट आ गया. ये हमने अमाउंट का परचेज किया, तो इसका मतलब है कि ये हमने पैसा उसको दिया होगा. ये एक तरह से अजम्पशन है, थोड़ा सा आई नो टेढ़े टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, बट अकाउंट्स पेबल में फिर डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे. अकाउंट्स पेबल में डिक्रीज यानी कि क्या, उतना पैसा हमने अपने सप्लायर्स को पे ऑफ कर दिया. तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, 5,83,000. मूविंग ऑन to the next question number 38. Which of the following best explains why analyst examines a company's investing and financing activities together with its operating activities on the statement of cash flow. मतलब बस ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ये सबसे सही से दर्शा रहा है कि हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को क्यों हम साथ साथ जो है देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के. ऑप्शन ए, टू डिटरमाइन whether the company is generating enough operating cash flow to fund its investing needs without relying heavily on external financing. क्या ये आंसर सही है, हाँ ये सही लग रहा है. ऑप्शन बी, टू कैलकुलेट द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम इससे कैलकुलेट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से, नहीं, हम इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हैं, तो ये सही आंसर नहीं है. ऑप्शन सी, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज इक्विटी. कि कंपनी की इक्विटी की एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू क्या है, ये हम कैश फ्लो से पता लगता है, नहीं, तो ये भी सही आंसर नहीं है. बी और सी तो एकदम फालतू ऑप्शन है. ऑप्शन डी,
टू आइडेंटिफाई एरर्स इन दी कंपनीज रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। कंपनी के रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी में क्या दिक्कतें हैं, क्या गलतियां हैं, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बस ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नहीं, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी के बारे में क्या इससे पता चलता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जब बिजनेस को एनालाइज कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को इसीलिए एनालाइज कर रहा है ये जानने के लिए कि हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना पैसा बना ले रहे हैं इनफ कि हम अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को मतलब जो है कि मतलब इतना बना रहे हैं कि हम अपने इन्वेस्टिंग नीड्स को फुलफिल कर पाएँ विदाउट बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के या फाइनेंसिंग या तो बाहर से पैसा लेके तब हम अपने इन्वेस्टिंग नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। Moving on to the next question, question number 39. Falston Company reports the following for the year: proceeds from issuance of the preferred stock, dividends paid on the preferred stock, bonds payable converted to a common stock, 1 लाख और फिर सब चीज़ दिया, मतलब लंबा क्वेश्चन। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। What are Falston's net cash from investing activities and financing activity? ठीक है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग समझना है तो सिंपली से बस ये करते हैं कि इन्वेस्टिंग यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। आपको जब एग्जाम में करना है क्वेश्चन तो बस लास्टली में पहले देखो कोई क्वेश्चन पूछ क्या, लास्ट लाइन पढ़ा, इतना सारा डेटा दिया हुआ है तो इन्वेस्टिंग दिया, फाइनेंसिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक एक चीज़ को एक एक चीज़ जगह पर डालते जाएंगे। सबसे पहले बात दिया है रिपोर्ट्स द फॉलोइंग फ्रॉम द ईयर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक से आया 3.2 मिलियन, तो ये कहाँ जाएगा, ये फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिविडेंड पेड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक कहाँ जाएगा, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक भी यहाँ पे ही जाएगा फाइनेंसिंग में, बट ये हमारा यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद बॉन्ड्स पेबल कन्वर्टेड टू कॉमन स्टॉक, अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। क्या ये हमारा कहीं भी रिपोर्ट होगा? नहीं, ये हमारा कहीं भी रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। देन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज हमारा कहाँ जाएगा, मशीनरी परचेज हमारा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम अ सेल ऑफ अ प्लांट बिल्डिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम अ सेल ऑफ अ प्लांट बिल्डिंग। और फिर क्या दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ अ प्लांट बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारा गेन ऑन सेल वाला तो रेलिवेंट नहीं, बट प्रोसीड्स जो है बस वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ अ प्लांट बिल्डिंग ये कहाँ पे जाएगा, 9,60,000। फिर स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर्ड विच इज़ अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ये भी हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं है। तो अब इसको हम लोग बस इससे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अपना इसका। ओके, तो सबसे पहली बात हमारा आएगा ओनली 2, पहली बात तो आया 9,60,000। फिर कहाँ दिया हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये परचेज ऑफ मशीनरी है ये। ठीक है, इसमें माइनस करके होगा क्योंकि ये आउटफ्लो है। तो 9,60,000 माइनस 4,20,000 कितना आया, 5,40,000। अच्छा, दो ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं जिसमें 5,40,000 दिया हुआ है इन्वेस्टिंग का। ठीक है, तो यानी कि मेरे को फाइनेंसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मतलब मेरे को फाइनेंसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक फाइनेंसिंग क्या है, एक फाइनेंसिंग है 3.2 मिलियन। तो इसको कैलकुलेट करती हूँ। तो ये मेरा आ गया 2.94 मिलियन, क्योंकि एक हमारा क्या है, एक हमारा है 3.2 मिलियन के इशुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक और दूसरा क्या है डिविडेंड पेड। तो इस वजह से 2.94 मिलियन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्वेस्टिंग में ये दोनों सेम था। और अगर हम कोई भी ऑप्शन पहले कैलकुलेट करते, चाहे इन्वेस्टिंग चाहे फाइनेंसिंग, आप देखो ये नंबर जो करेक्ट आंसर है वो दो ऑप्शन में दिया है। तो इसलिए कभी भी एक कैलकुलेट करने से काम जनरली नहीं चलता एग्जाम में, हमें दोनों कैलकुलेट करना पड़ता है। और ट्रिक क्या है, लास्ट लाइन पढ़ा, इन्वेस्टिंग लिख लिया, फाइनेंसिंग लिख लिया, जो जहाँ पे जा रहा है उसको वहाँ पे मेंशन कर दिया। Now, question number 40. Which of the following transaction should be classified as a financing activity on the statement of cash flow? Financing activity में statement of cash flow में कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, इसमें से कौन सी चीज़ जाएगी? सेल ऑफ अ ट्रेडमार्क, ये हमारे एक तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये इसमें नहीं जाएगा।
फाइनेंसिंग में। देन परचेज ऑफ अ ट्रेजरी स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक खरीदा, स्टॉक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम अपने बिजनेस का जो भी इशू किया या ट्रेजरी स्टॉक भी जो हुआ हमने वापस खरीदा अपने स्टॉक्स को, तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमने खरीदा, इक्विपमेंट परचेज हमारा कहाँ जाएगा, इक्विपमेंट परचेज हमारा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मॉर्गेज नोट, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा जाता है, रिकॉर्ड होता है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाइड एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट देखो एक्सेप्ट वर्ड ऐसे एग्जाम में दे देगा और हमें इसमें बहुत ही केयरफुल रहना, मतलब कि इनमें से कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। ऑप्शन ए कैश फ्लोज टू परचेज मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, क्या ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, येस, सो इट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देन कैश आउटफ्लोज टू लेंडर्स फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम अपने लेंडर्स को, इंटरेस्ट कहाँ रिकॉर्ड होता है, अंडर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दैट्स वाई ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट आंसर। वाई, बिकॉज इट इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन ऑप्शन सी कैश इनफ्लोज फ्रॉम द सेल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अदर एंटिटीज हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, तो कैश इनफ्लोज कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम सेल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अदर एंटिटीज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ पे जाता है, ये अगेन ये हमारा जाएगा क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स हम अपना बेच रहे हैं ऑफ दूसरी एंटिटी, ना कि अपनी। अगर हमारे खुद की कंपनी का होता तो ये हमारा फाइनेंसिंग में जाता, बट ये हम दूसरे कंपनी का बेच रहे हैं, मतलब कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश था तो वो दूसरे कंपनी का क्या खरीद लिया, दूसरे कंपनी का बॉन्ड परचेज कर लिया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ऑप्शन डी कैश इनफ्लो फ्रॉम दी सेल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सेल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने सेल ऑफ किया, ये कहाँ जाएगा, ये हमारा एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि हमें एक्सेप्शन कैलकुलेट करना था। Coming to the last question of the day, question number 42. Hollowbrooks Incorporation retained earnings balance was 6,40,000 at the beginning of the year and 8,10,000 at the end of the year. Net income for the year was 2,50,000 and no items other than net income and cash dividends affected retained earnings during the year. What amount of cash dividends did Hollowbrook pay during the year for classifying as financing activity outflow on the statement of cash flow? Interesting question है, अच्छा question है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना पे किया एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात, रिटेन्ड अर्निंग दिया हुआ है, हर एक चीज़ हमें दी हुई है, ओके हमें दिया है रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है 6,40,000 एंड एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितना दिया हुआ है, एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग दिया हुआ है 8,10,000। फिर नेट इनकम दिया हुआ है और फिर उसके बाद दिया है नो अदर आइटम्स अदर देन नेट इनकम कैश डिविडेंड्स अफेक्टेड द रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। और फिर हमें नेट इनकम दिया हुआ है, नेट इनकम दिया है 2,50,000। तो अब हमें एक चीज़, एक इक्वेशन मैं आपको बना के देती हूँ कि ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड्स पेड will give you the closing retained earnings। अच्छा, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग कितना हुआ है 6,40,000। फिर हम उसमें ऐड करेंगे नेट इनकम कितना है 2,50,000 माइनस डिविडेंड्स पेड, ठीक है। व्हाट शुड बी द डिविडेंड्स पेड, हमें यही तो कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं बस डी लिख देती हूँ। और क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा दिया हुआ है फॉर द ईयर वाज बिगिनिंग ऑफ द ईयर नेट इनकम, हाँ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हाँ 6,40,000 सॉरी, at the end of the 8,10,000, मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ी थी, हाँ 8,10,000। तो बस अब इसमें हमें कैल्सी कर देना है, वेयर इज माई कैल्सी, 6,40,000 प्लस 2,50,000, ये इतना आया, इसमें से माइनस कर देंगे 8,10,000, तो कितना आ गया 80,000 इज माई डिविडेंड्स पेड एंड दैट इज व्हाट इज माई करेक्ट आंसर।
बस ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप इसके हेल्प से आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, इन्वेस्टिंग के भी, फाइनेंसिंग के भी, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी किया। इफ़ कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस गाइज। थैंक यू सो मच।